Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियोस में और ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है ऑन 22nd of November 2026 as per the official MPPSC notification and this is class 13 of प्रज्ञान सीरीज जिसके अंडर हम साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का जो पार्ट बी है सिलेबस का उसको कवर कर रहे हैं दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट वाया दी फ्री यूट्यूब वीडियो सीरीज ओके। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है उसको मैं अपडेट करूंगी, तो लास्ट वीडियो जो था वो मैंने संडे को अपडेट किया था एंड टुडेज ट्यूसडे राइट, तो एक दिन का गैप होगा अभी। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा टाइम में आगे बढ़ेंगे तो ये जो एक दिन का गैप है ये भी एलिमिनेट करने का हम पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं। पूरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो वीडियोस हैं वो डेली अपलोड हो, है ना। अभी जो फ्रीक्वेंसी हमने अपने लिए हमने टारगेट की है वो ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको इस सीरीज का वीडियो मिलता रहेगा ओके, until and unless there is some very very urgent task, ठीक है। और वो होगा अगर तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार प्रो पीसीएस चैनल के अंडर कोई वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि यदि आप भी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं सो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट विच इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल एंड प्लीज विजिट द फर्स्ट 12 क्लासेस एंड देन ओनली कम टू दिस क्लास 13, ठीक है, ताकि आपको सारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ ही आप में से बहुत सारे लोग जो थे वो मुझसे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो ये मैं आपको क्लास ये जो आपका यूनिट 1 है फॉरेंसिक बायोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर का, ये नोट मैं अवेलेबल करा रही हूँ आपको एट जस्ट ₹100। मैंने कॉस्ट भी आपसे पूछ के ही फिक्स की है एंड ये दिस इज जस्ट अ 8 पेज सैंपल कि नोट्स कैसे होंगे आपके, ठीक है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम में टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम करना होगा आपको मुझे, लेकिन प्लीज टेलीग्राम में कोई और टेक्स्ट मत कीजिए। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए है ना, तो अभी के लिए जब तक आपको नोट्स नहीं मिल जाते तब तक आपको सिर्फ ये टाइप करना है यूनिट 1 नोट्स, दैट्स इट, ठीक है। आपकी कोई और क्वेरी है, कोई और कंसर्न है, मैं उसे डेफिनेटली एड्रेस करूंगी, या फिर वो कंसर्न आप पहले टेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद जो फाइनल टेक्स्ट हो आपका टेलीग्राम में वो होना चाहिए फॉरेंसिक बायोलॉजी यूनिट 1 नोट्स, ओके। सो ये जो नोट्स है ये ₹100 में अवेलेबल है, सिर्फ 8 पेज के नोट्स नहीं है बट ये सैंपल है, ये सैंपल नोट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इस टाइप के नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है ये इसे लेने के लिए, ठीक है। मैंने जो आपको पढ़ाया है वो फ्री यूट्यूब में वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल है, आप उसको भी देखकर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट बहुत सारे लोग थे जिनको रिविजन के लिए कोई कंटेंट चाहिए था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट जो यूनिट 1 के रिविजन के लिए वो आपको मिलेगा, ओके। पूरा यूनिट 1 इसमें हमने कवर किया है। तो यदि आप चाहें, आप इच्छुक हैं, तो आप ये जो पीडीएफ है वो आप ओवर टेलीग्राम हमसे खरीद सकते हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 ओनली, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ एंड इन टुडेज क्लास, दिस इज क्लास 13 ऑफ द प्रज्ञान सीरीज, वी आर गोइंग टू नो अबाउट स्पर्मेटोजोआ, पॉलन, स्पोर्स एंड ल्यूकोसाइट्स। देखिए मैंने आपको कहा था कि हो सकता है ये मैं एमसीक्यू पैटर्न में कवर करूं, बट मुझे लगा कि इसे आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है, स्पेसिफिकली ये जो ल्यूकोसाइट वाला पार्ट है डब्ल्यूबीसीज ना, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि मैम जो स्पर्मेटोजोआ या ल्यूकोसाइट्स वाला पार्ट है उसको एक बार आप थ्योरी में कवर कर दीजिए, ठीक है। तो ऑन योर डिमांड हम इसे पहले थ्योरी में कवर कर रहे हैं और कल की क्लास में ना इसके साथ साथ जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, ठीक है, जहाँ पे डेंडोक्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है, 2 चीजें बच रही हैं इस वाले पार्ट से सिलेबस से। उसके आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना उसमें क्वेश्चंस रहेंगे पूरे, तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा और अपन आगे बायोलॉजिकल एविडेंसेस पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। प्लीज टेक योर नोटबुक्स एंड पेन और अच्छे से आपको नोट करना है जो जो आप चाहते हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। प्लीज वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए और अपने नोट्स बनाइए और क्रिस्प नोट्स बनाइए। देखिए बड़ा बड़ा आपको बहुत बड़ा बड़ा नोट्स लिखने का आप टाइम नहीं है, ओके। तो अच्छे से सुनिए, समझिए और सुन लेने के बाद वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद जो आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं ना वाले नोट्स बनाइए जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिकलेक्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। अभी ये जो डिटेल नोट्स है वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, तो वहां से आप पूरा पढ़ भी सकते हैं इसको एक बार रिविजन के लिए, लेकिन जो फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले वाले नोट्स होते हैं जिनको हम स्पीडी नोट्स कहते हैं, जिनमें जिससे आपका लगभग 4 to 5 पेज में एक यूनिट कवर हो जाती है, तो वो पढ़ के आप एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्मेटोजोआ को। स्पर्मेटोजोआ जिसे आप कॉमनली स्पर्म सेल्स कहते हैं। एक और छोटी सी चीज, सॉरी, मैं यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले ही डिस्कस कर लेना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में भी स्लाइड्स आएं। तो देखिए, कंटेंट टीम को मैंने रिक्वेस्ट किया है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी में भी आपकी स्लाइड्स आ पाए। अभी इन द नियर वीक अभी तो आपकी जो क्लासेस है वो इंग्लिश में ही आएंगी, बट वी आर ट्राइंग, अगर पॉसिबल होगा तो हो जाएगा। और नोट्स, हाँ नोट्स जरूर जो है वो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ टुडेस सेशन। सो स्पर्मेटोजोआ व्हिच इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड एज द स्पर्म सेल्स, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। सबसे पहले फॉरेंसिक बायोलॉजी में हमको स्पर्मेटोजोआ का ओवरव्यू पढ़ने क्यों कहा गया वो आप समझ लीजिए। बिकॉज जो भी असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट वाले केसेस होते हैं, मैरिटल रेप केसेस होते हैं, या सेक्सुअल असॉल्ट केसेस होते हैं, उन सब में ही आपका जो स्पर्म सेल है वो फॉरेंसिक बायोलॉजिकल एविडेंस का रोल प्ले करता है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस होता है इन केसेस के लिए, तो इसको पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपने क्लास 9th 10th में अपने बुक्स में पढ़ी होंगी, बायोलॉजी बुक्स में। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप उसे रिकलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा स्पर्मेटोजोआ को तो आप कैसे कर सकते हैं, दैट दे आर मेल रिप्रोडक्टिव सेल। सबसे सिंपल डेफिनेशन जो होती है ना स्पर्मेटोजोआ की, वो यही है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको आप गैमीट भी कहते हो, मेल गैमीट एक्चुअली में, ठीक है। सो स्पर्म्स और स्पर्म सेल्स और स्पर्मेटोजोआ इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, ऑलराइट, जिसको आप कहते हैं गैमीट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ओवम और एग जो सेल होते हैं, फीमेल का फीमेल गैमीट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वो आपको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, वो क्यों नहीं पूछा जा रहा है आपसे सिलेबस में? बिकॉज फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस अगर आप बात करोगे, हमको बायोलॉजिकल एविडेंस जो सिलेबस चाहता है, सिलेबस की डिमांड ये है कि हम बायोलॉजिकल एविडेंस को एटलीस्ट इतना जाने कि हमको उनके बारे में बेसिक नॉलेज जो पता होनी चाहिए वो हो, इसलिए ओवरव्यू कहा गया है। आपको समझ में आया? राइट, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और द मेल गैमीट और द स्पर्मेटोजोआ, ये आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो मेल गैमीट आप उसे कह सकते हैं, या आप उसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल या गैमीट को हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो जहां पर भी ये पार्ट सिलेबस का रहा है, क्वेश्चन इससे बने हैं कि प्रोड्यूस कहाँ होता है भाई, तो प्रोड्यूस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। लेकिन भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैडम कहाँ पर होते हैं, तो दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर इन द टेस्टीज। मेल टेस्टीज जो होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज मेल्स हैव, तो जो मेल टेस्टीज होता है उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, राइट, उसमें किस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी वेरी वेरी क्लियर विद दिस, ध्यान से समझ लीजिए, हमको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। हमको याद रखना है, नंबर 1 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, नंबर 1। ओके मैडम, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनका जो फॉर्मेशन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, राइट। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पर है मेल बॉडी में, टेस्टीज में। और कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा टेस्टीज के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्पर्म सेल्स बनते हैं, तो प्रक्रिया का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस थ्रू व्हिच the male gametes or the sperm cells are formed in the seminiferous tubule of the testes is called as spermatogenesis, ठीक है। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन पढ़ ली, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां पर लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन द टेस्टीज, मेल टेस्टीज में है, एंड दे प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआस और स्पर्म सेल्स वाया द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखिए यहीं पर स्ट्रक्चर देख लीजिए ताकि अगली चीजें आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर की स्पर्म के, तो सबसे पहले ओवरऑल जो आपका स्पर्म है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, मिड पीस एंड टेल, जिसको फ्लैजुलम भी कहते हैं, ठीक है। हेड रीजन, मिड पीस रहेगा और आपका टेल रहेगा। मिड पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से एनर्जी मिलती है स्पर्म को, ठीक है। तो मैम एनर्जी क्यों मिलती है, क्योंकि मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो द ट्रिक इज मिड पीस, मिड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऐसे याद करना है, मिड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप स्पर्म की बात करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैम ये छोटी छोटी सी चीजों में ट्रिक आप क्यों बताती रहती हैं, बिकॉज ये ही छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट एज पर दी फीडबैक
फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, उनको वो हमेशा कहते हैं कि हमने पढ़ा हुआ होता है, बट क्वेश्चन जैसे आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देखकर, ठीक है। तो ये ट्रिक्स याद रह जाती हैं। तो हेड पीस रहेगा, मिड पीस रहेगा एंड टेल, जिसको आप फ्लैजिलम भी कहते हो इफ यू टॉक अबाउट अ नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो हेड का पार्ट देख लीजिए भाई, हेड के पार्ट में आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। कई लोग पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पर्म में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता। लोगों ने बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजोआ पढ़ा हुआ होता है, बट ये क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस होता है तो कहां पर होता है, हेड रीजन में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होता है एंड एक्रोसोम, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हेड रीजन में, ये है एक्रोसोम। क्या ये बात समझ में आई? मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है एंड ये जो टेल या फ्लैजिलम है, इसका पर्पस क्या है भाई? इसका पर्पस है मूवमेंट प्रोवाइड करना, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए भाई, तो हमको ये सारी चीजें मैम बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हमने स्पर्म को समझ लिया है, उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया है। हेड में एक्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है, मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और टेल फ्लैजिलम मूवमेंट के लिए जरूरी होता है मैडम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मेजर पार्ट्स इन डिटेल। अब हम एक एक पार्ट को ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि जितने भी क्वेश्चंस उनके अक्रॉस बने हुए हैं वो हमको सारे के सारे समझ में आ जाए, राइट। सो द 4 मेजर पार्ट्स, देखिए 4 मेजर पार्ट्स इसलिए क्यों इसमें क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेक रीजन को भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है। हेड के साथ साथ नेक रीजन को भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए जो हेड रीजन है, हेड रीजन और मिडिल पीस, जिस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, मूवमेंट के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस है आपका, मिडिल पीस और हेड पीस को जो कनेक्ट करने वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं नेक रीजन, ठीक है। समझ में आया? और इसी नेक रीजन में होते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोजीशंस पे सेंट्रियोल्स, ओके। प्रॉक्सिमिटी होता है मतलब एंड वाला, आउटर एंड इनर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें ही होते हैं प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सेंट्रियोल्स, याद रखेंगे नेक रीजन में। और नेक रीजन जो होता है वो ही कनेक्ट करता है हेड को मिडिल पीस से। मिडिल पीस अपन ने देख लिया जहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये नेक पहले समझना जरूरी था क्योंकि आपने इमेज में नहीं देखा था पिछली वाली, ठीक है। तो हेड है ओवल या फ्लैट शेप का रहेगा, इसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, हेप्लॉइड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। क्यों मैडम, क्यों हेप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा? बिकॉज इट्स अ गैमीट, ये गैमीट है, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना हुआ होगा। सो इट्स हेप्लॉइड बिकॉज फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल गैमीट मिलेंगे और डाइप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसका हेप्लॉइड होना जरूरी है। सो इट इज हेप्लॉइड, कंटेन, हेप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। नाउ इसको कवर कौन करता है हमने देख लिया मैम, अभी तो आपने बताया था एक्रोसोम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी वेरी वीआईएमपी, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, दैट एक्रोसोम जो कवर करता है हेड रीजन को स्पर्म के, इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। हाइलुरोनिडेज, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाइलुरोनिडेज एक होता है एंड एक्रोसिन, याद रखना है आपको, ओके। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन इनिशियली, हाइलुरोनिडेज, ठीक है, याद रखिएगा। ऑल राइट, सो हाइलुरोनिडेज जो होता है एंड एक्रोसिन, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम्स है। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिंग इट अगेन, ठीक है, बट आप इसको ब्रेक कर करके याद कीजिए तो गड़बड़ नहीं होगी, ओके। हाइला यूरोनिडेज ऐसे याद रख लीजिए, ओके। हाइला यूरोनिडेज तो आपको हमेशा याद रहेगा, ओके। इट इज नॉट एक्चुअली हाइला, लेकिन अपन ऐसे याद रखें ताकि याद हो जाए, इट इज एक्चुअली हाइल यूरोनिडेज, ओके, बिकॉज इट एल ए इज नॉट after L, okay. So hyaluronidase, हाइलयूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ये दोनों एंजाइम्स आपको एक्रोसोम में मिलेंगे। अब मैडम इनका काम क्या होता है, ये एंजाइम का, हाइलयूरोनिडेज और एक्रोसिन का क्या काम होता है? तो आपके जो ये हाइलयूरोनिडेज और एक्रोसिन होते हैं, दे हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, एग में पेनिट्रेशन करेगा। पेनिट्रेशन के लिए ये 2 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलयूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक की, ठीक है। तो नेक को हमने समझ लिया कि मिडिल पीस को हेड के साथ कनेक्ट करता है ना। अब बात कर लेते हैं मिडिल पीस की। तो भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि मैम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी तो बहुत जरूरी है मूवमेंट के लिए, है ना। सो मिडिल पीस इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट प्रोड्यूसेस एटीपी, एटीपी का प्रोडक्शन करता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस होता है तो पता है हमें, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इसके पास
माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है एक्सोनीम रीजन पे, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस सॉरी मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेल, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। responsible for motility, it has the principal piece and end piece, जो upper region है उसको principal piece कहते हैं, lower region को end piece कहते हैं, and एक long flagellum है जिसको आप tail कहते हो। आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर, ठीक है। आ गई है समझ में, अगर सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज अपना फीडबैक मुझे बताइए, इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए अब हम जल्दी से कुछ कैरेक्टर्स याद कर लेते हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हमें बनने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं हेड रीजन की, सो कितना होता है उसका मेजरमेंट 50 टू 60 म्यूमीटर्स, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। हेड लेंथ की अगर आप बात करते हैं हेड रीजन की, टोटल लेंथ हमने देख ली 4 टू 5 म्यूमीटर्स। अगर हेड विड्थ की बात करते हैं, विड्थ की अगर आप बात करते हैं, सो इट्स 2.5 टू 3.5 म्यूमीटर्स। और टेल लेंथ है ना जो, वो 45 टू 50 म्यूमीटर्स होती है, सबसे ज्यादा लेंथ होती है टेल की, ठीक है, क्योंकि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करती है ना। सो ये नंबर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो भाई हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस 23 क्रोमोसोम्स के साथ, तो ये एक हेप्लॉइड सेल है, ये याद रखना है। हाईली मोटाइल है क्योंकि फ्लैजिलेटेड है, क्योंकि फ्लैजिलेटेड है तो हाईली मोटाइल है ना। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली आफ्टर प्यूबर्टी, दिस इज समथिंग आई बिलीव यू ऑल नो, है ना। उसके बाद अगर आप लाइफ स्पैन की बात करते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सर्वाइवल होता है वो 3 to 5 डेज होता है, याद रखिएगा, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपका जो स्पर्म सेल है उसकी सर्वाइवल 3 to 5 डेज की होती है। एंड आउटसाइड द बॉडी, अगर आप बॉडी के आउटसाइड बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि आप कौन सी कंडीशंस प्रोवाइड करें। लैब कंडीशंस की बात करेंगे तो सर्वाइवल कंप्लीटली लैब की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना, ये बात याद रखिएगा। सो द लाइफ स्पैन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 डेज, एंड आउटसाइड द बॉडी इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, ठीक है। फंक्शन क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मेल गैमीट नहीं होगा तो फीमेल गैमीट कैसे फ्यूज होगा, किसके साथ फ्यूज होगा, तो फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। अब भाई इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैटर्नल डीएनए को ट्रांसफर करता है, ये हमको पता है। एंड इट ऑल्सो डिटरमाइंस दी सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, कि गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो अगर एक्स है तो एक्स एंड एक्स मिलके देयर विल बी अ गर्ल, अगर वाई है तो एक्स एंड वाई विल बी अ बॉय, ठीक है। सो इट डिटरमाइंस सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये आपको पता होना चाहिए। दिस आर वेरी सिंपल फंक्शंस, है ना। अभी नाउ लेट्स मूव फर्दर अहेड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन फोरेंसिक साइंसेस, ठीक है। फोरेंसिक बायोलॉजी में इसका क्या महत्व है ना। तो अगर आप माइक्रोस्कोपी की बात करो तो इसका एक ओवल हेड देखा जाता है और लॉन्ग टेल, आपने बहुत सारे अगर माइक्रोस्कोपिक फोटोज पिक्चर्स देखे होंगे तो दिखते हैं ओवल हेड एंड लॉन्ग टेल, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सा ओवल हेड एंड लॉन्ग टेल दिखता है। अब लेकिन जब माइक्रोस्कोपी आप करते हो तो स्टेन करना पड़ता है इसको देखने के लिए, तो कौन से स्टेन्स यूज होते हैं, ये एक पेपर में पूछा गया था, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए कि एटलीस्ट आपको ये नॉलेज में हो, ठीक है। सो क्रिसमस ट्री स्टेन होता है, H&E स्टेन होता है एंड पेपिनोकोलियो स्टेन होता है, ये 3 स्टेन है। इन 3 स्टेन्स के स्टेन का यूज कर कर जो स्पर्म है उसकी मॉर्फोलॉजी को समझा जाता है, ओके ऑलराइट। अब क्यों जरूरी है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, रेप इन्वेस्टिगेशंस में, सीमन एग्जामिनेशन में भी और डीएनए प्रोफाइलिंग में भी ये बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल एविडेंस का रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस। अगर आप बायोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं तो ये जो आपका स्पर्मेटोजोआ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ये याद हो गया हम लोगों को, है ना, अच्छे से समझ में आ गया सारा कुछ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे विद WBCs, अब हम थोड़ा सा समझेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स को, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमको पता है मैम दैट दे आर द फाइटर्स ऑफ आवर बॉडी, दीज आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ये तो हमको बहुत बचपन से पता है मैम, हमें पता है कि जो WBCs है ना वो कहाँ बनती है,
बोन मैरो में बनती है मैम, हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये बोन मैरो में बनती है, एंड वंस दे मेच्योर अप तो ये कहाँ चली जाती है, ये ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, एंड मैम ये ही हमारी बॉडी का टेक केयर करती है, राइट। ये सारी चीजें आपने अपने स्कूल क्लासेस में सुनी होंगी, है ना। तो उन्हीं को रिकलेक्ट करने का समय है। अगर आप ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं, विच आर WBCs, दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज फाइटर सेल्स और द सोल्जर सेल्स ऑफ योर बॉडी, बिकॉज जो भी अटैक होता है आपकी बॉडी में, अभी अटैक के साथ पैथोजेनिक अटैक जो भी होता है, इन्फेक्शियस सेल्स अगर आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, कोई एलर्जी हो जाती है आपको, तो यही फाइटर सेल्स एक्शन में आते हैं और आपकी बॉडी को सेफ रखने में मदद करते हैं। अगर हम बात करते हैं WBCs और व्हाइट ब्लड सेल्स की, सो दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, और जब ये डेवलप हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो फिर ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं ये, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, ये बहुत जरूरी बात है जानने के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, दे आर लार्जर देन दी RBCs, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स और द WBCs, कई बार क्या होता है ना कि हमको पता होता है, हमने पढ़ा होता है, मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है लिटरली कि ल्यूकोसाइट्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं आता कि WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ओके, ऑलराइट। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगता जरूर है कि ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई हैं, ये तो हमको बनती हैं, ये हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट आपको पढ़ने की जरूरत है, राइट। सो ल्यूकोसाइट्स आर द न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इनका काम क्या है भाई, इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस, ठीक है। तो वही वही बात जो बचपन में मैम ने पढ़ाई थी स्कूल में आपको, फाइटर सेल्स होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनको, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनका कैरेक्टर क्या है ये जान लेना बहुत आवश्यक है, और प्लीज इसे नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए मेरे साथ साथ, या तो नोट कर लीजिए, दोनों में से एक चीज जरूर कर लीजिए। तो देखिए, नंबर 1, कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस, ठीक है। ऑलराइट, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एंड मूवमेंट भी शो करते हैं, बट मूवमेंट कैसा होता है, अमीबा के जैसे, इसलिए अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। एंड एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक, दैट ये ब्लड वेसल्स को लीव करके, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको लीव करके टिश्यूज में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, और कई बार उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ओके, तो याद रखेंगे कि दैट दे कैन ऑल्सो लीव ब्लड वेसल्स, इसको कहते हैं डायपेटिसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये टर्म याद रखिएगा। How WBC is related to diapetesis? Diapetesis is a phenomenon wherein the WBCs or the leukocytes leave the blood capillaries or the blood vessels and get into your tissues. ओके, ये डायपेटिसिस है ना। चलिए, अब इसका नॉर्मल काउंट क्या होता है मैम, ये आप ध्यान रखिएगा। सो 4000 to 11,000 सेल्स पर म्यू लीटर ऑफ योर ब्लड, विच इज ह्यूज। ओके, 4000 to 11,000 सेल्स पर म्यू लीटर ऑफ योर ब्लड, इतने अमाउंट में आपके WBCs होते हैं, इसको याद कर लीजिए, दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो कलरलेस होते हैं, डायपेटिसिस करते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड ऑल्सो शो दी अमीबॉइड मूवमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसाइट्स, ये सीरीज प्लीज दिस इज द एरर। तो ल्यूकोसाइट्स जो है ना, वो दो कैटेगरीज में है, ए ग्रैन्युलर और ग्रैन्युलर, ठीक है। कौन सा ग्रैन्युल मैम, ए ग्रैन्युलर तो हमको समझ में आ रहा है ना कि ग्रैन्युल नहीं होगा, ग्रैन्युलर मतलब ग्रैन्यूल होगा, बट क्या ग्रैन्यूल, कौन से ग्रैन्यूल की बात हो रही है यहाँ पर, तो समझेंगे दैट देयर इज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स यदि अनुपस्थित हैं, एब्सेंट है, तो ए ग्रैन्युलर, जैसे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में नहीं होते भाई, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में आपके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन आपके इज्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल जो होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या आपको समझ में आ गया ये क्लासिफिकेशन, दैट इफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, ये साइटोप्लाज्मिक जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें होते हैं एंजाइम्स, ओके। तो जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स अगर हैं, तो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट जैसे कि इज्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ओके। बट अगर नहीं है भाई, तो ए ग्रैन्युलर, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, समझ में आया। टोटल 5 क्लासिफिकेशन हमको याद रखने हैं,
ओके। ग्रैन्युलोसाइट में अगर बात करेंगे इजनो बेजो एंड न्यूट्रोफिल्स, अगर आप एक ग्रैन्युलोसाइट की बात करेंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, चलिए अब इनको जल्दी से समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं मैम, कितने परसेंटेज बनाते हैं? अगर आप यहाँ पर देखें तो 60 to 70%। अब एक बार समझिएगा, आपकी ह्यूमन बॉडी आपको पता है इतनी ब्यूटिफुली डिजाइंड है, इतनी ब्यूटिफुली डेवलप्ड है कि जिस चीज की जितनी आवश्यकता होती है वो उतनी ही पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में उपस्थित होती है। नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जितनी जरूरत है उतना होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स, राइट। तो आप नर्व्स की ही बात कर लीजिए, नर्व जरूरी होती है ना आपको, अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रखना है तो नर्व जरूरी होती है। तो देखिए पूरी बॉडी कनेक्ट, पूरी बॉडी में नर्व्स हैं आपकी, राइट। आप पूरा स्केलेटल सिस्टम, आपको मूवमेंट के लिए बोन की आवश्यकता होती है, जॉइंट की आवश्यकता, सब कुछ है ना आपकी बॉडी में, राइट। सो सिमिलरली न्यूट्रोफिल 60 to 70% है। बट मैम क्यों इतना ज्यादा परसेंटेज क्यों होता है मैम इनमें? क्योंकि दीज आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ध्यान से समझिएगा इस बात को, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। जब भी कोई अटैक होगा बॉडी में, किसी भी प्रकार का पैथोजन एंटर करने की कोशिश करेगा, कोई एलर्जन को एंटर करने की कोशिश करेगा, कई लोगों को पॉलन से भी एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, राइट। तो सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करेगा, सबसे पहले कौन आके उसको फाइट करने की कोशिश करेगा? तो वो होगा आपका ग्रेन्युलोसाइट, जो कि है न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो 60 to 70% याद रखेंगे आप। एंड इट हैज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे लोब्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, बहुत सारे लोब्स मतलब अगर ऐसा है तो बहुत सारे ऐसे लोब्स दिख रहे हैं, ये लोब, ये लोब, ये अलग अलग लोब्स। मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ग्रैन्यूल्स किस प्रकार के? ग्रैन्यूल्स तो है साइटोप्लाज्मिक, बट किस तरीके के? फाइन दिखते हैं, फाइन ग्रैन्यूल्स है। एंड ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, ये प्लीज याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स की बात हो गई। अब हमारे पास आते हैं इजोनोफिल्स। ठीक है, एलर्जी होती है तो ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये एलर्जी और पैरासिटिक इन्वेशन को बहुत जल्दी एड्रेस करते हैं आपकी इजनोफिल। जब भी एलर्जी होगी, आपकी बॉडी में एलर्जन होंगे ना, इजनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा आपके बॉडी में। ठीक है, तो 2 to 4% होते हैं ये। एंड इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स ही होंगे न्यूक्लियस में। और ग्रैन्यूल्स किस कलर के दिखाई देते हैं? ऑरेंज और रेड कलर के ग्रैन्यूल्स आपको इजनोफिल में दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है बेजोफिल, बेसिक है, लेस देन 1%। ठीक है, डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड इसमें हिस्टामिन और हैपरिन पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल एंड बेजोफिल, ये चीजें हो गई हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट में, हमने इनको अच्छे से समझ लिया। एंड हमने ग्रैन्यूल्स भी इनके समझ लिए। कलर ऑफ ग्रैन्यूल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट में। तो हमारे पास लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। ठीक है, तो 20 to 40% जो है वो होगा लिम्फोसाइट। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो स्मॉलर होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो लार्जर होता है। अगर मोनोसाइट्स की बात करते हैं, सो दे आर द लार्जेस्ट WBCs। याद रखेंगे, द मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ WBCs। ठीक है, इनका न्यूक्लियस भी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज किडनी शेप्ड। मोनोसाइट के न्यूक्लियस पे बहुत क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, जब आप स्कूल में भी रहे होंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आया होगा दैट मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो किस शेप का होता है। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस आपको मोनोसाइट्स में देखने के लिए मिलता है। ओके, ऑलराइट। एंड इट ऑल्सो बिकम्स द मैक्रोफेज। ठीक है, अब मैम न्यूट्रोफिल में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए आप क्यों नहीं बता रहे हैं हमें इजनोफिल बेसोफिल? बिकॉज हमसे सिलेबस में कहा गया कि ओवरव्यू दीजिए। देखिए ग्रुप ऑफ चीजें आपसे पूछी गई थी, स्पोर भी, पोलन भी, स्पर्मेटोजोआ भी, ल्यूकोसाइट भी। जब इतनी सारी चीजें तो सिर्फ ओवरव्यू क्यों लिखते? राइट, बिकॉज आपको सिर्फ उनको बेसिक तौर पर समझना आना चाहिए, उनके बारे में बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप वो फॉरेंसिक बायोलॉजी की तरह उसको पूछना चाहते हैं, है ना। तो अगर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिख रहा है मैम, और अगर हमको दिख रहा है कि ग्रैन्यूल्स फाइन है, तो हमको पता है ना कि न्यूट्रोफिल होगा। अगर हम ब्लड का सैंपल टेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में आया ये? तो बेसिक जनरल कैरेक्टर्स आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द फंक्शंस, क्योंकि सिलेबस में भी आपको सिर्फ ओवरव्यू कहा गया है ना। फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम, आपका डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी तैयार करते हैं, फिगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करते हैं, इन्फ्लेमेशन जनरेट करते हैं और एलर्जी का रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी में आया तो ये एलर्जी का एलर्जन के टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये फंक्शन बहुत बेसिक से फंक्शन है ये। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस, ये बहुत जरूरी है ना।
तो अगर आपके पास एक ब्लड सैंपल आया और ब्लड सैंपल में आपको क्या मिला, आपको अगर ये WBCs या ल्यूकोसाइट मिले, तो देखिए अगर नंबर ज्यादा है मतलब बॉडी में या तो कोई इन्फेक्शन होगा या तो कोई इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके साथ साथ डिजीज अगर है तो भी डायग्नोज आप कर लेंगे और ब्लड के ओरिजिन का कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ अगर ये काउंट ज्यादा है ल्यूकोसाइट्स के तो आपकी ब्लड सैंपल में, ठीक है। तो इसलिए ये फॉरेंसिक बायोलॉजी के एस्पेक्ट से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पॉलेंस की, सीधे साधे पॉलेंस, ओके। एम आई राइट व्हेन आई एम कॉलिंग देम सीधे साधे? लेट्स अंडरस्टैंड, ओके। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको पॉलन एलर्जी होती है और इतनी सिवियर एलर्जी होती है, बहुत बहुत ज्यादा एलर्जी कई बार कई लोगों को होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि पॉलेंस जो है ना, कई सारे ऐसे पॉलेंस हैं जो डैमेज नहीं होते, ओके। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास उनके जो एग्जाइन है आउटर वॉल में हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है विच इज स्पोरोपोलेनिन, ओके, विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। स्पोरोपोलेनिन की प्रेजेंस के कारण ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। sperm cells are the male gamete of humans, right? But when we talk about the flowering plants, ठीक है, male gametophyte है आपका pollen. The pollen is the male gametophyte. Are we very very clear with this? तो pollen जो है भाई वो क्या है? Male gametophyte, ठीक है। ऑल राइट, एंड ये कहाँ पर होएगा प्रोड्यूस? प्रोडक्शन भी पढ़ना है हमको, तो एंथर में प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंथर ऑफ फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसा एंथर, फिर एक फिलामेंट होता है, फिर यहाँ पे हमने पॉलन सैक देखे हैं, ठीक है, जो भी बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। वहां पे पॉलन मदर सेल होती है, ठीक है, जो प्रोसेस करती है, जहाँ पे आपके जो पॉलेंस हैं उनका डेवलपमेंट होता है, राइट। सो पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गेमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एंथर में बनते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है मैम? पेलिनोलॉजी, ये याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। पेलिनोलॉजी कहा जाता है पॉलन की स्टडी को, है ना। ऑलराइट, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पे ये पोर है, इसको जर्म पोर भी कहा जाता है। ये जो पोर वाला रीजन होता है ना, यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता। आपने सोचा है कि एक वेजिटेटिव सेल रहता है, एक जेनरेटिव सेल रहता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या आपका जनरेटिव न्यूक्लियस जो है, जनरेटिव न्यूक्लियस ही एक्चुअली एंटर करेगा, वो कैसे आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है प्लांट का उसमें ट्रेवल कर पाता है जब एग्जाइन में स्पोरोपोलिन है, क्योंकि ये जर्म पोर भी है। तो जर्म पोर वाला जो रीजन होता है वहां पर आपका स्पोरोपोलिन नहीं होता और यहीं से पॉलन ट्यूब जो है वो इमर्ज होता है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओवरऑल पॉलन के स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल आउटर वॉल होती है जिसको एग्जाइन कहते हैं, एग्स और इंटाइन होता है इनर वॉल। इंटाइन इनर वॉल ये याद रहता है। एक्साइन इंटाइन में कंफ्यूजन बहुत कम होता है बिकॉज इनर इंटाइन सिमिलर साउंडिंग होते हैं ना। तो इंटाइन इनर वॉल है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। देखिए ये तो याद रहता है, ये याद नहीं रहता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, राइट। दैट द इनर वॉल ऑफ द pollen is intine and made up of cellulose and pectin। और आपका जो एक्साइन है, एक्साइन आपका आउटर वॉल है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। अब जहां वो रीजन जहां से पॉलन ट्यूब इमर्ज करता है उसको हम कहते हैं जर्म पोर, ऑलराइट। अब अगर आप बात करते हैं तो जर्म पोर रीजन में पॉलन ट्यूब जर्म पोर रीजन से आएगा, ओके, इमर्ज करेगा, और यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है ना। अब देखिए साइज की अगर आप बात करते हैं पॉलन की, तो यूजुअली 10 to 200 म्यूमीटर्स होता है। शेप बहुत सारे होते हैं इसके, ओवल, एलिप्टिकल, ट्राइंगुलर, बोर्ड शेप, स्फेरिकल, बहुत सारे शेप्स में पॉलन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सी चीजें थी। फंक्शन हमें पता है, इसमें मेल गैमीट होता है। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, याद रखिएगा। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, उसके अंदर जो ये सेल आपको दिख रहा है, जनरेटिव न्यूक्लियस दिख रहा है, ओके, ये एंटर करता है पॉलन ट्यूब के द्वारा और ये बनाता है आपका male gamete, okay, so it is a carrier of male gamete। pollination pollen grain के थ्रू होता है, एंड फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमीट के लिए pollen आवश्यक है, ठीक है। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो pollen जो है, pollen ना स्टिकी नेचर का होता है ना। तो क्राइम सीन के लोकेशन हो सकता है सेम, जो pollen के ट्रेस है वो विक्टिम की बॉडी में मिले, जो स्पेसिफिकली एक जगह जहाँ को एक्चुअली में जो क्राइम सीन है वहां पर भी pollen सेम टाइप के मिल रहे हैं, तो हो सकता
सकता है जो जिसने सस्पेक्ट है उसके जो बिलोंगिंग्स है उसमें भी सेम पॉलन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सीजन, बिकॉज हर फ्लावर का अपना एक सीजन होता है ना, जो पॉलन होंगे जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज होगा तभी पॉलन आएंगे। ठीक है, जोग्राफिक ओरिजिन, क्योंकि हर टाइप का फ्लावर हर जगह नहीं होता, तो किस जोग्राफिकल ओरिजिन में हो सकता है। ठीक है, सस्पेक्ट का मोमेंट, क्योंकि अगर पॉलन स्टिक कर जाते हैं तो अगर सस्पेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पॉलन के ट्रेसेस मिल सकते हैं। ठीक है, ब्यूरियल साइट का पता चलता है, और पॉलन जो है वो डैमेज भी नहीं होता क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो डैमेज नहीं होगा, मतलब अगर आपने फॉर इंस्टेंस अगर पॉलन कहीं पर अटैच हो गया विक्टिम की बॉडी में, तो जहां उसको बिरी किया गया है तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि जो उसके साथ जो आपका क्राइम सीन है वो कहाँ हो सकता है, उसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि पॉलन, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलन जो है वो एक रीजन में पाए जाते हैं, है ना। एक पॉलन एक स्पेसिफिक प्लांट के होंगे, और आप आइडिया लगा लेंगे कि किस रीजन में आसपास वो स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, बिकॉज बहुत संभावना है कि अगर एक प्लांट है तो इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉलन नहीं आएगा। जरूरी बात ये है कि जब नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा होंगे तो ये प्रिडिक्शन के लिए है ना, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि पॉलन जो है पॉलिनेशन के दौरान भी पॉलन का एक्सचेंज होता है, ऐसा भी होता है, राइट। सो ये एविडेंस तो है बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हेल्प कर जाते हैं फॉरेंसिक एविडेंस की तरह। ठीक है, चलिए अब बढ़ लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्पोर्स। ओके, जब हम स्पोर्स की बात करते हैं ना तो फंगल स्पोर्स, मैंने आपने बहुत सारे बच्चे फंगल स्पोर्स बता देते हैं एल्गी, बट प्लांट भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लोअर प्लांट्स की अगर आप बात करते हो, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स की अगर आप बात करते हो, इवन बैक्टीरिया की अगर आप बात करते हो, तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो भाई मैम स्पोर है क्या? हमने स्पर्म सेल्स पढ़ लिए, हमने पॉलन सेल्स पढ़ लिए, बट स्पोर्स क्या है? तो स्पोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं, और न्यूमरस नंबर्स में होते हैं, तो एनॉर्मस नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म को ये डेवलप कर सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, इसलिए फंगाई अगर एक जगह आ गई, उसकी ग्रोथ हो गई, फेवरेबल कंडीशन मिला, मॉइस्चर मिला, बहुत नंबर इंक्रीज करती है रैपिडली, बिकॉज स्पोर्स स्प्रेड होते हैं एयर में, right? So if we talk about spores, remember that they are the specialized reproductive structures which are capable of developing into a new organism, that too without fertilization. ठीक है, अभी कैसे प्रोड्यूस, कौन कौन प्रोड्यूस करता है? फंगाई, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, बैक्टीरियाज भी प्रोड्यूस करते हैं, और साइज डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्न स्पोर्स देख रहे हैं। फर्न स्पोर्स जो सोरस होता है, फर्न के नीचे आप लोअर पार्ट अगर देखोगे तो उसमें सोरस होता है, और सोरस में ये स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स जब एक जगह से दूसरी जगह बर्स्ट आउट होते हैं अंडर द प्रेशर, तो ये जहां जहां जाते हैं वहां वहां एक नए फर्न को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पोर्स का स्ट्रक्चर हमने देने की कोशिश की है डायग्राम, ताकि आपके नॉलेज में रहे। ठीक है, अब देखिए इनका फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, नंबर वन। ठीक है, सर्वाइवल, क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि जैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जो है डेवलप कर देते हैं, है ना, और नहीं मिल रही है तो दे कीप मूविंग इन एयर और हेयर एंड देयर, राइट। तो डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं, डोरमेंट स्टेज में भी रहते हैं स्पोर्स, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी जो स्पोर्स हैं वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको डेवलप होने में मदद करेंगे। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट द स्पोर्स, रिमेंबर दैट रिप्रोडक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है उसके सर्वाइवल को बढ़ाते हैं, डिस्पर्स करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, एंड डोरमेंसी भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स की जल्दी से। तो अगर हम फंगल स्पोर्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम फंगल स्पोर्स के बारे में बात करते हैं तो सेक्सुअल टाइप के और एसेक्सुअल टाइप के दो टाइप के फंगल स्पोर्स होते हैं। हम यहाँ पे डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप यदि चाहें तो इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स की। ठीक है, जो नोट्स वाला पार्ट है उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है, हालांकि हमको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ना है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हर एक स्पोर को बहुत डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि वो डिमांड नहीं है सिलेबस की हमारी। ठीक है, तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, ये सारे फंगल स्पोर्स हैं, बट कैसे? सेक्सुअल। और कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ये सारे जो स्पोर्स हैं दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या आपको ये समझ में आया?
Ascospore, Basidiospore, Zygospore, these are sexual spores, but Conidia, Sporangiospore and the Chlamydospores, these are asexual. ये याद रखना है, sexual asexual, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, इसलिए जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में मैं कंटेंट वैसा ही फ्रेम करती हूँ बेसिकली। प्लांट में प्लांट भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मॉसेस, फर्न तो हमने देख ही लिया। किस टाइप के? माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, दो टाइप के स्पोर्स जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। मेगास्पोर जनरली फीमेल होता है एंड माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल पार्ट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, ऑल्दो यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एंड देन बैक्टीरियल एंडोस्पोर जो कि बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और ये हीट, केमिकल रेडिएशन और ड्राइनेस से बहुत रेजिस्टेंट रहते हैं, इसलिए डोमेंट रहते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये आपकी बैक्टीरिया को फिर से डेवलप कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स अंडरस्टैंड द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्स। तो देखिए, ब्यूरल साइट्स के एस्टिमेशन में, क्योंकि ये बहुत दिन तक डोमेंट स्टेज को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, सॉइल के कंपैरिजन में भी हेल्प करते हैं आपके जो स्पोर्स है। कैसे कंपैरिजन में हेल्प करेंगे आपको? आप एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो स्पोर्स है, अगर फंगल ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रही है बहुत ज्यादा किसी सॉइल में, तो मतलब उसमें आपकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, स्पोर्ट्स को फेवरेबल कंडीशन मिली होगी तभी ग्रो कर पा रहे हैं, राइट? तो अलग अलग सॉइल टाइप को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, एनवायरमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं पोस्टमार्टम के इन्वेस्टिगेशन, और लोकेशन लिंकेज जो होती है स्पोर्स भी, ओके, और पॉलेंस भी। ये जो स्पोर और पॉलेंस है ना, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम आपको पता है क्या है? कि ये सस्पेक्ट को लोकेशन से लिंक करने में मदद करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया। सो दिस इज अबाउट द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, अब मैं ना एक टेबल के फॉर्म में ये आपको पढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि अब जब आप इसे ऐसे पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, देखिए, स्पर्मेटोजोआ मेल गैमीट है, ल्यूकोसाइट एक इम्यून सेल है, डब्ल्यूबीसी, पॉलन एक मेल गैमीटोफाइट है, ओके, और स्पोर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन केपेबल होते हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के। स्पर्मेटोजोआ एनिमल किंगडम में दिखते हैं, ल्यूकोसाइट एनिमल किंगडम में, और पॉलन्स प्लांट्स में दिखते हैं आपको, स्पोर्स प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया तीनों में दिख सकते हैं, है ना? स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड होता है, पॉलन भी हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स यूजुअली हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट्स आपके डाइप्लॉइड है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब स्पर्मेटोजोआ में अगर आप देखें, ल्यूकोसाइट में देखें, तो इन दोनों में ही सेल वॉल नहीं होती, लेकिन पॉलेंस में स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है, ओके, और अगर स्पोर्स देखें तो उनमें भी सेल वॉल होती है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ मोटाइल है, पॉलेंस भी आपके, अगर आप पॉलेंस की बात करते हैं तो दे आर नॉन मोटाइल, स्पोर्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, एंड ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं दे शो अमीबॉइड मूवमेंट्स। ठीक है, साइज आप देख सकते हैं 50 to 60 म्यूमीटर स्पर्मेटोजोआ, 7 to 20 म्यूमीटर ल्यूकोसाइट, पॉलेंस जो है अगर आप बात करते हैं तो 10 to 200 म्यूमीटर्स, एंड स्पोर्स 5 to 100 म्यूमीटर्स। अगर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन करता है, ल्यूकोसाइट इम्यूनिटी हमने पढ़ लिया है, पॉलन पॉलिनेशन का काम करते हैं, और दे आल्सो कैरी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड स्पोर्स रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। फॉरेंसिक यूज, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए स्पर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्राइम सीन के लिंकेज के लिए पॉलन और स्पोर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉइल एंड एनवायरमेंटल एविडेंस ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और ब्लड के एग्जामिनेशन के लिए ल्यूकोसाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और यहाँ से सारी चीजों का जिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरेंसिक साइंस में जो इंपॉर्टेंस है आपके स्पर्मेटोजोआ की, ल्यूकोसाइट की, पॉलन की, स्पोर की, वो क्या है उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो सीमन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, विक्टिम को अगर आप विक्टिम को टेस्ट करें और स्पर्म मिल जाता है आपको, तो आपको कंफर्मेशन भी वो प्रोवाइड कर देता है कि हाँ सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है ना? इसके साथ साथ ल्यूकोसाइट की बात करते हैं तो डीएनए का सोर्स है, ब्लड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी प्रकार का डिजीज है या इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी एसेस कर सकते हैं ल्यूकोसाइट्स के द्वारा, एलर्जीज को भी एसेस कर सकते हैं। पॉलेंस की अगर बात करें तो जोग्राफिकल प्रोफाइलिंग, क्राइम सीन्स और सस्पेक्ट को लिंक करने के लिए, ओके, और सीजनल और एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पोर्स सॉइल को कंपेयर करने के लिए, ब्यूरल साइट इन्वेस्टिगेशन या एनवायरमेंटल एंड पोस्टमार्टम एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली पॉलन और स्पोर्स के द्वारा आप क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है,
These are some last but not the least exam important points. Spermatozoa are the only naturally flagellated human cells. Okay, क्योंकि tail region होता है. Acrosome में enzyme होते हैं. Okay, leukocytes are the only nucleated blood cells in normal human circulation. Neutrophils जो है वो most abundant है, हमने पढ़ा है, ठीक है. एंड ये ग्रैन्युलेटेड होते हैं. अगर आप पेलिनोलॉजी की बात करो तो पॉलिनल स्पोर्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं. स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि एक्साइन में मिलता है. पॉलन ग्रेन बहुत दिनों तक आप प्रिजर्व कर सकते हो इस पॉलिन की वजह से. बैक्टीरियल एंडोस्पोर जो होते हैं दे आर द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड कोनिडिया जो है वो एसेक्सुअल फंगल स्पोर्स हैं जो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो इनसाइड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं. पॉलन और स्पोर्स जो है वो ट्रेस एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस एविडेंस है बिकॉज दे आर अबंडेंट. ओके, हाईली रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और ये क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में और आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं. ओके, so that was about today's class, and with this we'll wind up today's class. I hope आपको ये सारी चीजें पढ़कर मजा आया होगा मेरे साथ, एंड आपको समझ में भी आया होगा. अगर नहीं आया है तो मुझे बताइए कमेंट्स के माध्यम से. एंड माय स्पीड वाज अ बिट फास्ट बिकॉज मैंने आपको कहा था कि हम कोशिश करें कि वीडियोस का ड्यूरेशन 30 to 35 मिनट्स रखें ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपका डेटा भी ज्यादा कंज्यूम ना हो इस सीरीज को देखने के लिए. ओके, तो आई होप ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द फ्यूचर क्लासेस. एंड ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से जुड़ी सभी अपडेट आपको मिले. एंड नोट्स तो मैंने आपको बता ही दिए है ना, ये नोट्स का सैंपल है, हमने देख लिया था पहले भी. यूनिट 1 के नोट्स हैं जो 100 रुपीज में अवेलेबल है. यदि आप चाहें तो ये नोट्स आप ले सकते हैं. ओके, ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए. नमस्कार.